So we are discussing about configuration in geometrical isomers, configuration of geometrical isomers, and in this case we have already discussed how to assign Sestron's configuration and EZ configuration. Now we are going to discuss how to assign sin anti configuration in geometrical isomerism. आप ध्यान देना, geometrical isomerism में sin anti configuration कैसे असाइन करते हैं, किन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स के लिए इसको यूज किया जाता है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. आप याद करें, sin anti configuration के लिए इतना तो मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द सिस्टम शुड बी अदर देन कार्बन. जिन कंपाउंड्स में सिस्टम का कम से कम एक टर्मिनल अदर देन कार्बन है, उन कंपाउंड्स के लिए हम sin anti configuration यूज करते हैं. मतलब सिस्टम की बात की जाए तो हमने जैसा भी डिस्कस किया, सिस्टम इज अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड एंड आउट ऑफ दीज टू एटम्स एटलीस्ट वन ऑफ द एटम शुड बी अदर देन कार्बन. तब हम sin anti configuration की बात करते हैं. और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, वो एग्जांपल है ऑक्साइम्स. आप ध्यान देना, ऑक्साइम्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में sin anti configuration यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्साइम्स की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव दिस यूनिट, आप ध्यान दें, दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव दिस यूनिट C डबल बॉन्ड NOH आर कॉल्ड ऑक्साइम्स. और ऐसे में हम बात कर सकते हैं C डबल बॉन्ड N, this is a set of two atoms where rotation is restricted, and now you can see out of these two atoms one of the atom is other than carbon. यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, यहां पर C डबल बॉन्ड N, इस सिस्टम में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स में से एक टर्मिनल कार्बन है और दूसरा टर्मिनल नाइट्रोजन है. तो यहां पर हम कह सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द टर्मिनल इज अदर देन कार्बन. So the configuration sin anti can be assigned for geometrical isomers in oximes. ये बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान देना, देखो इस कार्बन पर, मान लेते हैं इस कार्बन पर जो यूनिट्स प्रेजेंट हैं वो सपोज A एंड B यूनिट्स हैं. मान लेते हैं कार्बन पर जो यूनिट्स प्रेजेंट है, यूनिट मतलब एटम या ग्रुप ऑफ एटम, वो सपोज A एंड B है. तो क्या मैं कह सकता हूँ, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम यूनिट्स A एंड B शुड बी डिफरेंट. क्योंकि आप करो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए टर्मिनल पर यूनिट्स डिफरेंट होना चाहिए. तो आप कह सकते हैं नाइट्रोजन टर्मिनल पर तो यूनिट्स ऑलवेज डिफरेंट है. कौन सी दो यूनिट्स? वन इज OH ग्रुप एंड द अदर यूनिट व्हिच विल बी कंसीडर्ड फॉर नाइट्रोजन विल बी लोन पेयर. तो ये दो यूनिट तो अलग हो गई. बस अब कार्बन की दो यूनिट्स A और B भी अगर डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल. तो यहां पर हम बात कर सकते हैं फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यूनिट्स A एंड B should be different. For geometrical isomerism units A and B should be different. क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ऑक्साइम्स में sin anti configuration कैसे असाइन करते हैं ये तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ऑक्साइम से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ. क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऑक्साइम का दिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, ऑक्साइम्स के फॉर्मेशन को रिलेट करते हुए आपको क्वेश्चन जनरली दिया जाता है. तो मैं यहां पर पहले ऑक्साइम का फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूं, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे. डिटेल पार्ट तो हम जब रिएक्शंस डिस्कस करेंगे तब आपको मैं क्लियर कर दूंगा. तो एक तो मैं यहां पर ऑक्साइम का फॉर्मेशन किस रिएक्शन में होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऑक्साइम्स की कैटेगरीज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऑक्साइम्स का नोमेनक्लेचर में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और फिर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स. ये पूरा पार्ट ऑक्साइम से रिलेटेड मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इस पूरे पार्ट को कनेक्ट करके ही जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम्स, तो आप ध्यान देना, when carbonyl compound is reacted with hydroxylamine we get oxime. कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब आप हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ कराते हैं, the reaction is carried out in acidic medium, the product is oxime. अब कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में रिएक्शन कैसे होगी, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी, एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट क्यों है, रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी, ऑक्साइम फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सब डिटेल तो हम आगे डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में. अभी मैं उसका डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, केवल अभी आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि विच रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर ऑक्साइम, या विच टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइम. सो द रिएक्टेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम आर टू, कार्बोनिल कंपाउंड एंड हाइड्रोक्सिलामाइन. ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो शॉर्टकट में हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, इन ओवरऑल रिएक्शन
In overall reaction, when carbonyl compound reacts with hydroxylamine, there is formation of oxime by elimination of water. यहाँ पर overall reaction में water molecule eliminate होगा -H2O, और इस water molecule के elimination से जो product आपको मिलेगा that is oxime. अब आप ध्यान देना, देखो कार्बोनिल कंपाउंड के हम यहाँ पर यूज करने की बात कर रहे हैं, मतलब जो सबस्ट्रेट हमने यहाँ पर यूज किया है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो हमने यूज किया है दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड. अब कार्बोनिल कंपाउंड की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ध्यान देना, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स. इसका मतलब जो इनिशियल कंपाउंड आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड, वो या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है. ये बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान देना, देखो अगर ये कंपाउंड कीटोन हुआ तो क्या मैं कह सकता हूं कीटोन के केस में कार्बन की दोनों वैलेंसीज पर हाइड्रोकार्बन पार्ट प्रेजेंट होगा. चलो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं यहां पर एक पार्ट तो R है, ध्यान देना कार्बन की दोनों वैलेंसीज पर अगर मैं कीटोन की बात कर रहा हूं तो यहां पर दोनों ही वैलेंसी पर R पार्ट होगा. मान लेते हैं एक पार्ट R है और एक R' पार्ट है. और अब आप ध्यान देना, कीटोन में भी हम फर्दर दो कैटेगरीज की बात करते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन. सिमेट्रिकल कीटोन इज आल्सो कॉल्ड सिंपल कीटोन एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड कीटोन. एंड हाउ द कीटोन्स आर कैटेगराइज्ड एज सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन, इट डिपेंड्स ऑन द टू अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन कार्बन. आप ध्यान देना, अगर ये दोनों ग्रुप्स R एंड R' आइडेंटिकल हैं, ध्यान देना, इफ R is equal to R', in that case it is called symmetrical ketone, and if R is not equal to R', then it is called unsymmetrical ketone, or you can call it mixed ketone. तो ये दोनों ग्रुप अगर आइडेंटिकल हैं तो उस केस में हम इसे सिमेट्रिकल या सिंपल कीटोन कहेंगे, और ग्रुप्स अगर डिफरेंट है तो हम उसे अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड कीटोन कहेंगे. और अगर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हुआ तो क्या मैं कह सकता हूं एल्डिहाइड के केस में कार्बन की दोनों वैलेंसीज में से एक वैलेंसी पर तो फिक्स है हाइड्रोजन एसेंशियली प्रेजेंट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगा तभी तो CHO के बेसिस पर हम इसे क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे. बात समझ में आ रही है? तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक यूनिट तो फिक्स है, एल्डिहाइड के केस में एक यूनिट तो फिक्स है कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ही CHO. सेकेंड वैलेंसी पर क्या हो सकता है, तो ध्यान देना सेकेंड वैलेंसी की अगर बात की जाए तो सेकेंड वैलेंसी पर यहां पर हाइड्रोजन हो सकता है, सेकेंड वैलेंसी में यहां पर हाइड्रोजन हो सकता है, इट में भी हाइड्रोजन, और इट में भी अल्काइल ग्रुप, और इट में भी फिनाइल ग्रुप. क्या बात समझ में आ रही है? सेकेंड वैलेंसी में यहां पर हाइड्रोजन हो सकता है, या अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या हाइड्रोकार्बन पार्ट में फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन एक वैलेंसी तो फिक्स है, यहां पर हाइड्रोजन ही होगी. तो इसका मतलब ये हुआ, देखो when aldehyde or ketone that is carbonyl compound is reacted with hydroxylamine in acidic medium, we get product that is called oxime. अब आप ध्यान देना, क्योंकि oxime का जो पेरेंटल कंपाउंड है वो हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन. इसीलिए जो ऑक्साइम हमें मिलता है उस ऑक्साइम को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ध्यान देना, वी हैव टू कैटेगरी ऑफ ऑक्साइम्स, एल्डोक्साइम्स एंड कीटोक्साइम्स. शायद आपको ऑक्साइम्स की कैटेगरीज के नेम से ही समझ में आया होगा. अगर हमारे पास ऑक्साइम्स हमने कहा दो कैटेगरी के होते हैं, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम, तो शायद आपको इनके नेम से ही समझ में आ रहा होगा. एल्डोक्साइम हम कब कहेंगे, तो एल्डोक्साइम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द पेरेंटल कार्बोनिल कंपाउंड इज एल्डिहाइड, and if the parental carbonyl compound is ketone, the respective oxime is called ketoxime. तो एल्डोक्साइम तो हम कब कहेंगे, जब हमने ऑक्साइम का फॉर्मेशन किससे किया है, एल्डिहाइड से. और कीटोक्साइम हम कब कहेंगे, जब हमने ऑक्साइम का फॉर्मेशन किससे किया है, कीटोन से किया है. अब आप ध्यान देना, तो कीटोन के करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम इज कॉल्ड कीटोक्साइम, और एल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम इज कॉल्ड एल्डोक्साइम. ऐसे केस में तो फिर हम बात कर सकते हैं, देखो कि अगर ध्यान देना, अगर हम बात कर रहे हैं कि जो एल्डिहाइड से बनने वाला ऑक्साइम होगा वो एल्डोक्साइम होगा, जो एल्डिहाइड से बनने वाला ऑक्साइम है दैट इज एल्डोक्साइम, तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो डेफिनेटली कार्बन की इन दो वैलेंसीज पर अगर ये एल्डिहाइड से बना है तो एक वैलेंसी पर तो पक्का है कि H होगा, और दूसरी वैलेंसी पर यहां पर क्या हो सकता है, तो इट में भी हाइड्रोजन,
इट में बी अल्काइल ग्रुप और इट में बी फिनाइल ग्रुप, क्योंकि अगर ये एल्डिहाइड से बना है तो जो कार्बन की वैलेंसीज में यहां यूनिट प्रेजेंट होगी वही तो यूनिट आपको फाइनल प्रोडक्ट में भी मिलेगी ना। और अगर ये कीटोन से बना है तो फिर ऑक्साइड में कार्बन की वैलेंसीज पर क्या प्रेजेंट होगा, R एंड R डैश। क्या समझ में आया? सो वी हैव टू कैटेगरी ऑफ ऑक्साइड्स, एल्डोक्साइड एंड कीटोक्साइड, डिपेंडिंग on the carbonyl compound, parental compound used in the reaction. If aldehyde has been used to prepare oxime, the respective oxime will be called aldoxime. And if ketone has been used in preparation of oxime, the respective oxime will be called ketoxime. तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया how oximes are formed and what is category of oximes. ये समझ में आ गया। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं तो ऑक्साइम मिलता है। अब क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, तो ऑक्साइम भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ऑक्साइम्स का नोमेनक्लेचर, नेम्स ऑफ ऑक्साइम्स कैसे हम बात करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सुनिएगा इस बात को। देखो जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं इस स्टेटमेंट से ही आपको क्लियर हो जाएगा। आप सुनिएगा इस बात को अच्छे से। नेम्स ऑफ ऑक्साइम्स, ध्यान देना, नेम्स ऑफ ऑक्साइम्स आर ऑलवेज गिवन on the basis of names of parental carbonyl compounds. ऑक्साइम्स का जो नोमेनक्लेचर है वो हमेशा रेस्पेक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ही होता है। मतलब अगर बात की जाए तो देखो आपको कैटेगरी के नेम से भी समझ में आएगा। आप देखो अगर मैंने ऑक्साइम को यहाँ पर एल्डोक्साइम कहा है तो एल्डोक्साइम किस बेसिस पर, जब ये एल्डिहाइड से बनेगा तो एल्डोक्साइम। तो आप सोचिए नेम में मैंने क्या चेंज किया, मैंने एल्डिहाइड टर्म को मॉडिफाई करके क्या लिख दिया, एल्डोक्साइम। और ऐसे ही जब मैं कीटोन का यूज करूंगा तो कीटोन टर्म को मॉडिफाई करके मैं क्या लिख दूंगा, कीटोक्साइम। तो इन कैटेगरीज के नेम से आपको समझ में आना चाहिए कि ऑक्साइम्स के जो नोमेनक्लेचर होते हैं वो किस बेसिस पर दिए जाते हैं, रेस्पेक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड्स के नेम्स के बेसिस पर। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट। नेम ऑफ एन ऑक्साइम इज गिवन बाय यूजिंग नेम ऑफ पेरेंटल कार्बोनाइल कंपाउंड। ऑक्साइम का नेम हमेशा उस कार्बोनाइल कंपाउंड के नेम से दिया जाता है जिसका हमने यूज उसके फॉर्मेशन में किया है। एक स्टेटमेंट और देता हूं, शायद आपको इससे और अच्छे से क्लियर होगा। नेम ऑफ ऑक्साइम, नेम ऑफ ऑक्साइम गिव्स एन आइडिया अबाउट पेरेंटल कंपाउंड। आपको किसी भी ऑक्साइम के नेम से यह समझ में आ जाएगा कि आपने उसको किस कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाया है। अगर मैं आपको बोलता हूं एल्डोक्साइम तो बोलो इससे आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि हमने एल्डिहाइड से इसको बनाया है? यस। अगर मैं बोलता हूं कीटोक्साइम तो क्या समझ में आ रहा है हमने इसको किस कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाया है? कीटोक्साइम का मतलब हमने इसको किससे बनाया होगा, एल्डिहाइड से, कीटोन से? आंसर है कीटोन से। बस इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि एक ऑक्साइम के नेम से आपको रेस्पेक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड का आइडिया मिलता है। आप ध्यान देना, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे कहा कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड का नेम है उसी नेम को यूज करके हम रेस्पेक्टिव ऑक्साइम का नेम देते हैं। कैसे? अगर आपने यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड में फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया है तो ध्यान देना फॉर्मेल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग जो ऑक्साइम बनेगा उसको हम कहेंगे फॉर्मेल्डोक्साइम। एसीटोन के करस्पॉन्डिंग जो ऑक्साइम बनेगा उसको हम बोलेंगे एसीटोन ऑक्साइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने मान लो यहां पर कीटोन यूज किया है, इथाइल मिथाइल कीटोन, ध्यान देना अगर आपने कीटोन यूज किया है इथाइल मिथाइल कीटोन तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइम विल बी कॉल्ड इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम या कीटोन ऑक्साइम भी कह सकते हैं। तो इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम या इथाइल मिथाइल कीटोन ऑक्साइम। तो क्या मैं समझ में आ रहा है आपको ये बात कि अल्टीमेटली हम ऑक्साइम का नेम कैसे दे रहे हैं, रेस्पेक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड के नेम को यूज करके। केवल आपको करना क्या है, एल्डिहाइड की जगह आपको लिख देना है एल्डोक्साइम और कीटोन की जगह आपको लिख देना है कीटोक्साइम। क्या बात समझ में आई? देखो ये अगर आपको कंसेप्ट पता है तो अब जो मैं नेम बोलने जा रहा हूं उस नेम के अकॉर्डिंग आपको मुझे बताना है कि मैंने कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड का यूज किया होगा इस ऑक्साइम के फॉर्मेशन में। ऑक्साइम इज बेंजेल्ड ऑक्साइम। आप ध्यान देना ऑक्साइम इज बेंजेल्ड ऑक्साइम। अगर आपको बोला जा रहा है बेंजेल्ड ऑक्साइम तो क्या आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि इसे हमने कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाया होगा? देखो सबसे पहले तो एल्डोक्साइम है मतलब एल्डिहाइड से बनाया होगा, और अगर बेंजेल्ड ऑक्साइम है मतलब हमने इसको किससे बनाया होगा, बेंजेल्डिहाइड से बनाया होगा। और ये बात अगर आपको समझ में आती है तो आप किसी भी ऑक्साइम का स्ट्रक्चर उसके नेम के अकॉर्डिंग आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आता है कि इसको हमने बेंजेल्डिहाइड से बनाया है तो बस करना क्या है, सबसे पहले आप बनाओ बेंजेल्डिहाइड। सबसे पहले आप क्या करोगे,
बेंजाइलडिहाइड बनाओगे और अब इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसका ऑक्सीजन हटाओ और यहां पर रख दो NOH, यही तो है ना, इसका ऑक्सीजन हट करके यहां पर क्या आ जाएगा, NOH आ जाएगा, तो दिस इज बेंजाइल्डोक्साइन। तो क्या ऑक्साइड्स का नोमेनक्लेचर समझ में आया? मैं रिपीट कर देता हूं, नेम्स ऑफ ऑक्साइड्स आर ऑलवेज गिवन बाय यूजिंग नेम्स ऑफ पेरेंटल कार्बोनिल कंपाउंड। जिस कार्बोनिल कंपाउंड का यूज आपने ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए किया है, उसी का नेम रिस्पेक्टिव ऑक्साइड के नोमेनक्लेचर में हम यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं, एसिटाल्डिहाइड। अब अगर आप एसिटाल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड विल बी कॉल्ड एसिटाल्डोक्साइन, उसको हम क्या कहेंगे, एसिटाल्डोक्साइन कहेंगे। क्या बात समझ में आ गई? अब जरा सोचिए, एसिटाल्डिहाइड की अगर बात की जाए तो CH3CHO, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। इस कंपाउंड को हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड विल बी कॉल्ड एसिटाल्डोक्साइन, और वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हटाओ और यहां पर अटैच कर दो NOH, तो ये एसिटाल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में तो उसका नेम क्या हो जाएगा, एसिटाल्डोक्साइन। ये बेंजाइलडिहाइड के करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में तो उसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजाइल्डोक्साइन हो जाएगा। क्या समझ में आया? सो दिस इज अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो देखो, ये मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है ऑक्साइड्स का कैटेगराइजेशन, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन और ऑक्साइड्स का नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइड्स। ध्यान देना, अगर बात की जाए एल्डोक्साइन की, ध्यान देना, अगर बात की जाए एल्डोक्साइन की, तो क्या मैं कह सकता हूं, एल्डोक्साइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए यहां पर H नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए अगर यहां भी H हुआ, यहां भी H हुआ, तो अगर टर्मिनल पर यूनिट सेम हो गई तब तो GI पॉसिबल नहीं है ना। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या मैं कह सकता हूं, फॉर GI इट कैन नॉट बी हाइड्रोजन। यहां पर अगर हम बात करें तो GI के लिए ये हाइड्रोजन यहां पर यूज नहीं कर सकते। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और कीटोक्साइन में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं, इफ R is equal to R dash, no GI. If R is equal to R dash, no GI. And if R is not equal to R dash, the compound will show GI. इस केस में अगर बात की जाए तो GI पॉसिबल। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर R equal to R dash हुआ, यूनिट्स अगर सेम हो गई, तो टर्मिनल पर अगर सिस्टम के टर्मिनल पर यूनिट सेम हो जाए तो हमने पढ़ा है कि उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप ध्यान देना, अगर हम कह रहे हैं कि R equal to R dash में there will be no GI and R not equal to R dash it will show GI, तो क्या मैं कह सकता हूं, इसका मतलब सिमेट्रिकल कीटोन के करस्पॉन्डिंग जो ऑक्साइड होंगे वो GI शो नहीं करेंगे, और अनसिमेट्रिकल कीटोन के करस्पॉन्डिंग जो ऑक्साइड होंगे वो GI शो करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एल्डिहाइड में अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर आपने एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब समझ रहे ना, दोनों जगह पर H, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो फिर यहां पर दोनों जगह पर H होगा, उस केस में यहां पर भी दोनों जगह पर H होगा, उस केस में नो GI। और अगर आप एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दें, अगर आप एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दें, तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ देने का मतलब है कि यहां पर H की जगह या तो R होगा या PH होगा, उस केस में रिस्पेक्टिव ऑक्साइड विल शो GI। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बात क्लियर हो रही है? देखो, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। क्या मैं कह सकता हूं, इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, oxides of aldehydes will show GI except formaldehyde। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एल्डिहाइड में अगर हम बात करें तो except formaldehyde rest all aldehydes will form oxide that will show geometrical isomerism। और अगर कीटोन्स की बात की जाए तो oxides of symmetrical ketone that is R equal to R dash cannot show GI, but oxides of unsymmetrical ketones that is R not equal to R dash will show GI। ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिडिक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइड्स। समझ में आया कौन से ऑक्साइड्स GI शो करेंगे और कौन से शो नहीं करेंगे? चलिए, अब इसके बाद में हमें बात करना है हाउ टू असाइन सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन इन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में हम सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करते हैं, किस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिन कहा जाए, किस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को एंटी कहा जाए, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए ध्यान देना, डिस्कस करते हैं इसे।
बात करते हैं सेरेंटी कॉन्फ़िगरेशन इन एल्डोक्साइम्स। देखो एल्डोक्साइम्स की अगर बात की जाए, सुनिए कैसे। देखो ऑक्साइम्स की अगर हम बात करें तो ऑक्साइम्स में दिस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्साइम्स। ये बात समझ में आ रही है। और अब आप ध्यान देना, अगर बात एल्डोक्साइम की है, तो क्या मैं कह सकता हूं कार्बन की इन दो वैलेंसीज में से एक वैलेंसी पर तो फिक्स है हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? एक वैलेंसी पर तो फिक्स है हाइड्रोजन ही होगा। दूसरी वैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहां पर हाइड्रोजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां पर हाइड्रोजन हुआ तो जीआई शो नहीं करेगा। तो यहां पर क्या हो सकता है, आर हो सकता है मतलब एल्काइल ग्रुप, या पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक बात तो क्लियर है, देखो कि जितने भी एल्डोक्साइम्स होंगे, क्या मैं कह सकता हूं फॉर ऑल एल्डोक्साइम्स दिस पार्ट विल बी कॉमन टू ऑल एल्डोक्साइम्स। इतना पार्ट तो आप कह सकते हैं सब में कॉमन होगा। भाई देखो एल्डोक्साइम्स में आप कह सकते हैं C डबल बॉन्ड NOH तो सभी में कॉमनली प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसी कैटेगरी ऑफ कंपाउंड को हम ऑक्साइम कहते हैं, चाहे वो एल्डोक्साइम हो चाहे कीटोक्साइम हो। और अगर बात एल्डोक्साइम की है तो आप कह सकते हैं जितने भी एल्डोक्साइम्स होंगे सभी में कार्बन पर एक वैलेंसी पर तो यूनिट फिक्स होगी, H ही प्रेजेंट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? और अब आप ध्यान देना, देखो अगर मैं बात करता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, जैसे मान लेते हैं यहां पर R ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर। तो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर बात की जाए तो हमारे पास इस सिस्टम के अबाउट दो तरह के अरेंजमेंट्स होंगे, जिसमें एक में हम कह सकते हैं अगर यहां पर H और OH में एरियल डिस्टेंस L1 है तो जो सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पास होगा इसका, उसमें अरेंजमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, जिसमें अब हम बात कर सकते हैं H और OH इनकी एरियल डिस्टेंस अगर ये L2 है तो दिस एरियल डिस्टेंस L2 and this aerial distance L1 will be different, so these two will be called geometrical isomers of each other, and out of these two geometrical isomers one will be called syn and other will be called anti। अब क्वेश्चन है किसे सिन और किसे एंटी कहा जाए, तो ध्यान दीजिएगा। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम बात कर रहे हैं एल्डोक्साइम्स की, तो एल्डोक्साइम्स में हम सिन और एंटी डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन एंड OH ऑन नाइट्रोजन। आप ध्यान दीजिएगा, इस केस में जो हम सिन एंटी डिसाइड करते हैं वो कार्बन पर प्रेजेंट H और नाइट्रोजन पर प्रेजेंट OH के रिस्पेक्ट में असाइन करते हैं। इफ द यूनिट्स H and OH, H on carbon and OH on nitrogen are on same side of the system, if these units are on the same side of the system it is called syn configuration, and in case of aldoximes if H on carbon and OH on nitrogen are across the system it is called एंटी कॉन्फ़िगरेशन। तो एल्डोक्साइम्स में सिन और एंटी कैसे डिसाइड करते हैं समझ में आया? किस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं? H और OH के बेसिस पर। अब एक बात ध्यान देना, ये पॉइंट आपके माइंड में हो सकता है कि सर हमने H की ही बात क्यों कही, हमने R की बात क्यों नहीं की? मैंने H की बात इसलिए कही क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं H इज द यूनिट इन एल्डोक्साइम दैट इज कॉमन टू ऑल। H is commonly present in all aldoximes, जबकि R ग्रुप की अगर बात की जाए तो R ग्रुप तो यहाँ पर वेरिएबल है, इट में भी मिथाइल ग्रुप, इट में भी इथाइल ग्रुप, इट में भी प्रोपाइल ग्रुप, इट में भी फिनाइल ग्रुप, कोई भी हो सकता है ना हाइड्रोकार्बन पार्ट। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ जितने भी एल्डोक्साइम्स होंगे उसमें कार्बन पर एक यूनिट तो पक्का फिक्स है, कॉमनली प्रेजेंट होगी H। तो जो कॉमन यूनिट हमारे पास H सभी एल्डोक्साइम्स में प्रेजेंट है, हमने उसी को फिक्स कर दिया, उसी के रिस्पेक्ट में हमने सिन और एंटी को असाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर H क्यों लिया उसका रीजन समझ में आ रहा है? ध्यान देना, H की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं इट इज कॉमन टू ऑल एल्डोक्साइम्स। जितने भी ऑक्साइम्स हैं उन सबके लिए आप कह सकते हैं H कॉमनली प्रेजेंट यूनिट है। तो आप सोचिए अगर हमें पता है कि सभी एल्डोक्साइम्स में H तो पक्का प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पर मान लो R में कहता हूँ मिथाइल है, मान लेते हैं यहाँ पर R ग्रुप मिथाइल है, तो क्या ऐसा होगा कि सभी एल्डोक्साइम में R ग्रुप मिथाइल ही होगा? ऐसा तो नहीं है। R ग्रुप मिथाइल हो सकता है, किसी में इथाइल हो सकता है, किसी में प्रोपाइल हो सकता है। इसी बेसिस पर तो एल्डोक्साइम में चेंज आएगा ना, बाकी तो पार्ट सब में फिक्स है। भाई एल्डोक्साइम में बाकी पार्ट तो कॉमन है, तो जो चेंज आएगा, जो वेरिएशन आएगा तो R पार्ट में आएगा ना। तो मैं कह सकता हूँ कि एल्डोक्साइम्स की अगर बात की जाए, इन ऑल एल्डोक्साइम्स H is the unit that is commonly present in all aldoximes।
एल्डोक्साइम्स की अगर बात की जाए तो H हमारे पास एक ऐसी यूनिट है जो सभी एल्डोक्साइम्स में कॉमनली प्रेजेंट है। तो जो यूनिट सब में कॉमनली प्रेजेंट है हम उसी के रिस्पेक्ट में सिन एंटी को असाइन कर लेते हैं, ताकि सभी एल्डोक्साइम के लिए हम एक कॉमन स्टेटमेंट दे पाए। हम अब सभी एल्डोक्साइम के लिए कॉमन स्टेटमेंट दे सकते हैं, ऑल दोज एल्डोक्साइम्स इन विच H on carbon and OH on nitrogen are on same side will be syn, and H on carbon, OH on nitrogen are across the system will be called anti। अब आप में से कोई ये कहेगी सर आपने H की बात कही है, क्या सभी एल्डोक्साइम में H एसेंशियली प्रेजेंट होगा? यस, सभी एल्डोक्साइम में H एसेंशियली प्रेजेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पर H के रिस्पेक्ट में सिन एंटी असाइन करते हैं। क्लियर हो गई बात? ये अब बात करते हैं कीटोक्साइम्स की। चलिए कीटोक्साइम में एक पर्टिकुलर एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर कीटोक्साइम जो हमने लिया है उसमें R ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप एंड R डैश ग्रुप इज सपोज इथाइल ग्रुप। मान लेते हैं यहाँ पर जो कीटोक्साइम हम ले रहे हैं उसमें एक ग्रुप तो मिथाइल है और एक ग्रुप इथाइल है, ऐसा हमने कंसिडर किया है। अब आप सुनिए, this is suppose one of the geometrical isomer of for this ketoxime in which ethyl and OH group. Suppose the areal distance between ethyl and OH group is L1. For the second geometrical isomer, the areal distance between ethyl and OH group will be different. अब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इथाइल और OH ग्रुप के बीच में अगर एरियल डिस्टेंस L2 है और ये एरियल डिस्टेंस अगर L1 है, तो L1 and L2 aerial distances are unequal, are different, so these compounds will show geometrical isomerism। क्लियर हो रही बात है? अब आप ध्यान देना। अब क्वेश्चन है कि इस केस में हम सिन एंटी कैसे असाइन करेंगे। देखो यहां पर अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कीटोक्साइम में मिथाइल और इथाइल कोई भी यूनिट फिक्स नहीं है, इनमें दोनों ही यूनिट्स में वेरिएशन पॉसिबल है। क्या ऐसा जरूरी है कि सभी कीटोक्साइम में मिथाइल ग्रुप तो एसेंशियली प्रेजेंट होगा? कोई जरूरी नहीं है। क्या ऐसा जरूरी है कि सभी कीटोक्साइम में इथाइल ग्रुप एसेंशियली प्रेजेंट होगा? ऐसा भी जरूरी नहीं है। मिथाइल और इथाइल ये दोनों ही यूनिट्स यहाँ पर वेरिएबल है, और ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर दोनों ही यूनिट्स वेरिएबल है इसलिए कीटोक्साइम में, ध्यान देना, इसीलिए कीटोक्साइम में सिन एंटी भी वेरिएबल होता है। ध्यान देना कीटोक्साइम्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिन एंटी भी वेरिएबल होता है। एक्चुअली यहाँ पर हम सिन और एंटी जो असाइन करते हैं वो इस बेसिस पर असाइन करते हैं कि जो कीटोक्साइम का नेम हमने यहाँ पर यूज किया है उस नेम में मिथाइल और इथाइल में से कौन से ग्रुप को हमने प्रायोरिटी में रखा है, कौन से ग्रुप को हमने पहले लिखा है। आप ध्यान देना, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, नेम्स सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन इन कीटोक्साइम्स, सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन इन कीटोक्साइम्स इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ कीटोक्साइम। अब आप ध्यान देना, जैसे इस कीटोक्साइम का नेम, ध्यान दीजिएगा, इस कीटोक्साइम का नेम सपोज हमने लिखा है इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। ध्यान दें, अगर हमने इसका नेम लिखा है इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम तो ध्यान दें इस कीटोक्साइम में बस आपको ये देखना है, कीटोक्साइम के नेम में आपको ये देखना है कि नेम ऑफ विच ग्रुप हैज बीन रिटन फर्स्ट। तो जरा बताओ मिथाइल और इथाइल में से मैंने इस नोमेनक्लेचर में किस ग्रुप का नेम पहले लिखा है? इथाइल का। बस जिस ग्रुप का नेम आपने पहले लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जिस ग्रुप का नेम आपने पहले लिखा है उसी ग्रुप का OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम अरेंजमेंट चेक करते हैं। अब क्योंकि नेम ऑफ इथाइल, इन द नेम ऑफ इथाइल एंड मिथाइल, नेम ऑफ इथाइल हैज बीन रिटन फर्स्ट, सो नाउ इथाइल एंड OH ग्रुप, नाउ इथाइल एंड OH ग्रुप आर ऑन सेम साइड ऑफ द सिस्टम, सो अकॉर्डिंग टू दिस नेम द कॉन्फ़िगरेशन विल बी कॉल्ड सिन कॉन्फ़िगरेशन। इस नेम के अकॉर्डिंग इस कीटोक्साइम का हम कॉन्फ़िगरेशन क्या असाइन करेंगे? सिन कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन आप ध्यान देना, अगर आप इसी कीटोक्साइम का नेम लिखते हैं मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम, अगर आप इसी का नेम लिखते हैं मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम, तो अब आप ध्यान देना, सिंस नाउ इन दिस केस नेम ऑफ मिथाइल ग्रुप हैज बीन रिटन फर्स्ट, क्योंकि यहां पर मिथाइल और इथाइल में हमने मिथाइल को पहले लिखा है तो अब मिथाइल और OH ग्रुप को रिलेट करके आपको आंसर देना होगा, और क्योंकि अब मिथाइल और OH ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड है तो
तो अकॉर्डिंग टू दिस नेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड नाउ विल बी एंटी। अब इस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एंटी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब एक कीटोक्साइम के लिए आप सिन कॉन्फ़िगरेशन भी असाइन कर सकते हैं और एंटी कॉन्फ़िगरेशन भी असाइन कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमने कार्बन पर प्रेजेंट दो यूनिट्स में से किस यूनिट का नेम पहले लिखा है। अगर आपने इथाइल का नेम पहले लिखा है तो इथाइल और OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन असाइन होगा। ऑन सेम साइड विल बी सिन एंड अक्रॉस विल बी एंटी। लेकिन अगर आपने मिथाइल ग्रुप का नेम पहले लिखा है तो फिर मिथाइल और OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में आप कॉन्फ़िगरेशन असाइन करोगे, और यहां पर मिथाइल और OH ग्रुप अक्रॉस द सिस्टम है तो एंटी कॉन्फ़िगरेशन होगा। आया समझ में? जैसे आप देखो इस कीटोक्साइम में अगर आप इथाइल और मिथाइल में मिथाइल ग्रुप का नेम पहले लिखते हैं तो फिर मिथाइल और OH ग्रुप सेम साइड है तो उस केस में हम उसे लिखेंगे सिन। और अगर इस कीटोक्साइम के नोमेनक्लेचर में अगर आपने मिथाइल और इथाइल में इथाइल का नेम पहले लिखा तो इथाइल और OH अक्रॉस है तो उस केस में फिर आप उसे लिखोगे एंटी। क्या ये समझ में आया? सो सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन इन कीटोक्साइम्स इज ऑलवेज असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेम। नेम के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा। इथाइल मिथाइल में जिस ग्रुप का, इन दोनों यूनिट में से जिस ग्रुप का नेम आपने पहले लिखा है उसका OH ग्रुप से आपको अरेंजमेंट चेक करना होता है। सेम साइड है तो सिन, जिस ग्रुप का नेम आपने पहले लिखा है अगर वो OH ग्रुप के अक्रॉस है तो एंटी। क्या बात समझ में आई? तो क्वेश्चन है फिर इस कंपाउंड को अब आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट क्वेश्चन है फिर इस कंपाउंड को हम कहेंगे क्या, इस नेम के अकॉर्डिंग सिन कहेंगे या इस नेम के अकॉर्डिंग एंटी कहेंगे? तो ध्यान देना आंसर है दोनों ही कहेंगे। जो भी नेम हमें गिवन होगा उस नेम के अकॉर्डिंग हम इसका सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है कि सर इस कंपाउंड का नेम हम कह रहे हैं कि इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम भी हो सकता है और मिथाइल मिथाइल कीटोक्साइम भी हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नेम तो इसका एक ही होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं अगर आपके माइंड में आता है कि नहीं सर इसका तो नेम एक ही होना चाहिए दोनों में से, तो आपको क्या लगता है कौन सा नेम होना चाहिए, इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम या मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम? जैसा मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को इसका जो नेम लगता होगा वो नेम ये लगता होगा कि इट शुड बी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। और वो मैं रीजन भी बताता हूं आपको क्यों लगता है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इथाइल और मिथाइल में इथाइल अल्फाबेटिकली सीनियर है। बिटवीन मिथाइल एंड इथाइल आपको ऐसा लगता है कि इन मिथाइल एंड इथाइल इज अल्फाबेटिकली सीनियर, सो नेम ऑफ इथाइल ग्रुप शुड बी रिटन फर्स्ट। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये नेम इसका सही होना चाहिए, ये नेम आपको डेफिनेटली लगता होगा कि गलत होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान देना दोनों ही नेम्स सही हैं। सुनिए इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दें। देखो अगर आप इस कीटोन का कॉमन नेम लिखते हैं, इस कीटोन का अगर आप कॉमन नेम लिखते हैं तो ध्यान देना इस कार्बन पर, कीटोन के इस कार्बन पर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल और इथाइल। तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे आप, इन दो ग्रुप्स का नेम लिखेंगे और लास्ट में हम लिख देंगे कीटोन। अब दो ग्रुप्स में एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, तो क्वेश्चन है कि अब कैसे लिखें इसको। देखो एक बात ध्यान देना, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसके कॉमन नेम को लिखते टाइम हम इथाइल और मिथाइल में से इथाइल को पहले लिखें तो शायद आपको इसका रीजन लगता होगा कि सिंस इथाइल ग्रुप इज अल्फाबेटिकली सीनियर। लेकिन ये मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉमन सिस्टम में कंपाउंड्स के कॉमन नोमेनक्लेचर में ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि आपको ग्रुप्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। वास्तव में ग्रुप्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का जो रूल है दैट इज आईयूपैक्स सिस्टम। वास्तव में ग्रुप्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का जो रूल है वो तो आईयूपैक्स सिस्टम का रूल है, कॉमन सिस्टम का ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको आईयूपीएसी में बताया जाता है कि नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको क्या लगता है कि अच्छा जब भी कंपाउंड का नेम लिखेंगे तो ग्रुप्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करना है। दैट इज नॉट फॉर ऑल द नोमेनक्लेचर सिस्टम्स। ऐसा सभी नोमेनक्लेचर सिस्टम के लिए रूल नहीं है, केवल आईयूपीएसी के लिए ऐसा रूल है कि नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आप कॉमन नेम की बात करोगे तो कॉमन नेम में ऐसा कोई रूल ही नहीं था। इनफैक्ट कॉमन नेम में कोई रूल ही नहीं था। वास्तव में अगर मैं बात करूं तो कॉमन सिस्टम में कोई रूल थोड़ी था। कॉमन सिस्टम में तो जब नोमेनक्लेचर किया जाता था तो बस इसी टारगेट के साथ में नोमेनक्लेचर किया जाता था कि हमें ऐसा नेम मिल जाए
जिस नेम से हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर आसानी से बना पाए। अब आप सोचिए, अगर आप इसका नेम लिखते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन, अगर आप इसका नेम लिखते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन, तो आप इसका स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। पता चल रहा है कि कीटोन पर एक ग्रुप इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसका नेम लिखते हैं मिथाइल इथाइल कीटोन, अगर आप इसका नेम लिखते हैं मिथाइल इथाइल कीटोन, उस केस में भी ये सही होगा, क्योंकि मिथाइल इथाइल कीटोन से भी तो समझ में आ रहा है कि कीटोन पर एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप है। और अगर आप कहें सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो कॉमन सिस्टम में ग्रुप्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्ट्रिक्टली अरेंज करना है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आप चाहेंगे तो 12th एनसीईआरटी में कॉमन नोमेनक्लेचर में, कॉमन सिस्टम के नोमेनक्लेचर में ऐसे कुछ नेम्स आपको कंपाउंड्स के मिल जाएंगे जिसमें आपको लगेगा कि वहां पर जो नेम दिया हुआ है उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है। तो ऐसा नहीं कि वो नेम गलत है, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है तो वो इसलिए क्योंकि कॉमन सिस्टम में ग्रुप्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये रूल वास्तव में आईयूपीएससी का रूल है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आप सोचिए, अगर मैं कॉमन सिस्टम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, तो फिर तो मैं इस कीटोन का नेम इथाइल मिथाइल कीटोन दे सकता हूं और मिथाइल इथाइल कीटोन भी दे सकता हूं। तो फिर तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइम का नेम भी मैं इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम लिख सकता हूं और मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम भी लिख सकता हूं। दोनों ही नेम्स सही होंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा, क्योंकि ये दोनों नेम्स सही है तो ये दोनों नेम्स भी सही है। और इन दोनों नेम्स में अगर इथाइल को पहले लिखा है तो इथाइल और OH के अकॉर्डिंग सिन, और अगर मिथाइल को पहले लिखा है तो मिथाइल और OH के अकॉर्डिंग ये एंटी कॉन्फिगरेशन होगा। तो बात समझ में आ गई? तो ऐसा कोई कॉमन सिस्टम में रूल नहीं है कि आप ग्रुप्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही सही होता है। हाँ, अब अगर आप ये कहें कि चलो ये समझ में आया कि दोनों सही है, लेकिन अगर हमारे सामने क्वेश्चन की इस तरह से फ्रेमिंग कर दी जाए कि हमें इन दोनों में से किसी एक को ही सेलेक्ट करना पड़े। अब समझना बात को, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा हूं कि मान लो अगर आपके सामने ऐसा कंडीशन आ जाए कि यू हैव टू सेलेक्ट एनीवन। भाई ठीक है, हमने तो मान लिया कि दोनों नेम सही है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन सही है, बट नो, यू हैव टू सेलेक्ट एनीवन। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो उस केस में फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज नेम को प्रायोरिटी में रखेंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यू हैव टू सेलेक्ट एनीवन, तो उस केस में फिर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नेम है आप उसको प्रायोरिटी में रखोगे। मतलब दोनों ही सही है, बट अगर बात की जाए प्रायोरिटी की, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। उस केस में हम प्रायोरिटी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड ग्रुप्स के नेम को प्रायोरिटी में रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, सही तो ये भी है, दोनों ही सही है, बट अगर हमें किसी एक को सेलेक्ट करना पड़े तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर हो गई बात ये? सो दिस इज हाउ वी कैन असाइन सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन इन कीटोक्साइम्स। और देखो एल्डिहाइड एल्डोक्साइम में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एल्डोक्साइम में तो हमें पता है कि कार्बन पर एक यूनिट तो फिक्स से H प्रेजेंट होगा ही, चाहे कोई भी एल्डोक्साइम लिया हो। तो अगर H एसेंशियली सब में कॉमनली प्रेजेंट है तो बस फिर तो हमने H को फिक्स कर दिया कि अगर H और OH सेम साइड है तो सिन, और H और OH अक्रॉस है तो एंटी कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या बात समझ में आ गई? सो दिस इज हाउ वी कैन असाइन सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर हो गई बात ये? अब आप ध्यान देना, देखो सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात की जाए, ऑक्साइम्स की अगर बात की जाए, तो ऑक्साइम्स में दो तरह के क्वेश्चंस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो इसका बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो इसका बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सुनिएगा इसे। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक कार्बोनाइल कंपाउंड दे दिया जाता है और कार्बोनाइल कंपाउंड देकर के आपसे पूछा जाता है कि when the given carbonyl compound is reacted with hydroxylamine, how many enzymes will be formed during the reaction? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब मैं आपको क्लियर करता हूं, सुनिएगा इस बात को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान देना। देखो मान लेते हैं अगर आपने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया और इस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन आपने लिया हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, राइट।
हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में आपने इसकी रिएक्शन ली, जैसे कि मैंने आपसे कहा रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, और ओवरऑल प्रोसेस में देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड विल गेट दिस ऑक्साइन। अब ध्यान देना, मान लेते हैं ये जो कार्बोनिल कंपाउंड हमने यूज किया है उसमें कार्बन पर 1 यूनिट तो मिथाइल ग्रुप है और 1 यूनिट H प्रेजेंट है, राइट? तो फिर डेफिनेटली यहां पर भी 1 यूनिट मिथाइल होगी और 1 यूनिट H होगी। अब जरा ध्यान देना, अगर यहां पर यूनिट्स डिफरेंट है तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो रिजल्टिंग ऑक्साइन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट? इस केस में यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और अगर इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो फिर तो इसके दो फॉर्म्स होंगे, एक सिन और एक एंटी। पूरे सिन एंटी कैसे डिसाइड होगा? डिपेंड करेगा ये OH ग्रुप किस तरह से अरेंज्ड है। आप ध्यान देना, अगर ये OH ग्रुप इस H के साथ में डबल बॉन्ड के सेम साइड है तो सिन, और अगर ये OH ग्रुप इस H के अक्रॉस हुआ, डबल बॉन्ड के अक्रॉस हुआ तो एंटी। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? मेरा क्वेश्चन है कि हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? ये OH ग्रुप इस H के साथ में डबल बॉन्ड के सेम साइड होगा प्रोडक्ट में, या ये OH ग्रुप इस H के डबल बॉन्ड के अक्रॉस होगा? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? सिन वाला प्रोडक्ट मिलेगा या एंटी मिलेगा? तो क्या मैं कह सकता हूं ये तो फॉर्मेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइन, ये तो फॉर्मेशन के टाइम पर डिपेंड करेगा कि OH ग्रुप किस तरह से अरेंज था। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा हो? तो कन्फर्मर पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं डेफिनेटली दोनों तरह के कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है। यहां पर अगर बात की जाए तो दोनों तरह के कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि जब इस ऑक्साइन का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम पर OH और H दोनों सेम साइड रहे हो, ऐसा हो सकता है। देखो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि जब इस ऑक्साइन का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पर OH और H सेम साइड रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जब इस ऑक्साइन का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पर OH और H डबल बॉन्ड के अक्रॉस हैं। बोलो दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है? आंसर है, क्योंकि ये OH ग्रुप तो हो सकता है इस तरह से अरेंज रहा हो और हो सकता है उस तरह से अरेंज रहा हो, तो दोनों ही तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन पॉसिबल है फिर तो। अच्छा, आप में से किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि सर ऐसा हो चाहे वैसा हो फर्क क्या पड़ रहा है? अरे भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जरा देखो ये अगर है तो इट विल बी सिन, और अगर ये है तो इट विल बी एंटी। और क्या मैं कह सकता हूं सिन एंड एंटी दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और अगर ये आइसोमर्स हैं तो आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स, तो ये दोनों कंपाउंड्स तो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे ना। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेस्पेक्टिव ऑक्साइन कैन शो GI तो विल गेट टू टाइप्स ऑफ GI, वन विल बी सिन एंड अदर विल बी एंटी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस केस में हमें कितने ऑक्साइन्स मिलेंगे? हमें यहां पर 2 ऑक्साइन्स मिलेंगे। क्या क्लियर हो गई बात? ये अब आप ध्यान देना, लेकिन जो कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया है दैट इज सपोज फॉर्मेल्डिहाइड, जो कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया है दैट इज सपोज फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब आप ध्यान देना, व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्सिलामाइन इन एसिडिक मीडियम, अगेन by elimination of water will get oxime. Now the oxime is formaldehyde. और अब मेरा क्वेश्चन है कि अब जब इस ऑक्साइन का फॉर्मेशन होगा तो ये OH ग्रुप इस H के साथ में डबल बॉन्ड के सेम साइड मिलेगा, या ये OH ग्रुप इस H के साथ में डबल बॉन्ड के अक्रॉस मिलेगा? मैं तो ऐसा कह रहा हूं, मान लेते हैं कि दोनों ही केस मिलेंगे, हमें तो मान लेते हैं दोनों ही केस मिलेंगे। ऐसा करते हैं, हम कह देते हैं कि एक केस तो हमें वो मिलेगा जिसमें ये H और OH सेम साइड होंगे, और मान लेते हैं कि यहां पर हमें वो केस भी मिलेगा जिसमें ये H और OH डबल बॉन्ड के अक्रॉस होंगे। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं अब इस बार, क्योंकि यहां पर दोनों यूनिट सेम है, तो ऐसे में ये सेम साइड हो या ये अक्रॉस हो, बात तो एक ही हो गई ना, क्योंकि ये H और OH सेम साइड है तो यहां भी तो H और OH सेम साइड हो गए ना। तो ऐसे केस में क्या मैं कह सकता हूं, इस केस में तो फिर दीज कंपाउंड्स विल बी आइडेंटिकल कंपाउंड्स। इस केस में तो ये क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल कंपाउंड्स हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर आइडेंटिकल कंपाउंड्स होंगे, क्योंकि इसमें GI तो पॉसिबल नहीं है, और अगर आइडेंटिकल कंपाउंड्स होंगे तो हम कह सकते हैं इफ द रिस्पेक्टिव ऑक्साइन कैन नॉट शो GI, अगर यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है
तो उस केस में विल गेट ओनली वन ऑक्साइन। उस केस में हमें केवल एक ही तरह का ऑक्साइन मिलेगा। लेकिन अगर रिस्पेक्टिव ऑक्साइन कैन शो जीआई, इफ द रिस्पेक्टिव ऑक्साइन कैन शो जीआई, we'll get two types of oximes. Which two oximes समझ में आ रहा है? One will be syn and other will be anti. क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो अब स्टेटमेंट पर ध्यान देना। If carbonyl compound is reacted with hydroxylamine and the resulting oxime can show GI, we'll get two types of oximes. One will be syn and other will be anti. But if the oxime of carbonyl compound, if the oxime formed in the reaction of carbonyl compound with hydroxylamine cannot show GI, there will be formation of only one type of oxime. क्या बात समझ में आ गई? तो अब आप ध्यान देना। अब मेरे कुछ स्टेटमेंट से जिनका आंसर आपको देना है। क्या बता सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग कितने ऑक्साइम्स बनेंगे? अगर मैं कार्बोनाइल कंपाउंड में फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर रहा हूं तो हाउ मेनी ऑक्साइम्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्सिलामाइन? आंसर है 1, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम कैनॉट शो जीआई, so there will be formation of only one oxime. अच्छा बता सकते हैं if benzaldehyde is reacted with hydroxylamine, if benzaldehyde is reacted with hydroxylamine, the number of oximes formed in the reaction is, आंसर है 2, क्योंकि आप सोचिए अगर आपने बेंजाल्डिहाइड लिया तो बेंजाल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग जो ऑक्साइम बनेगा उसमें जीआई पॉसिबल है, और अगर जीआई पॉसिबल है तो दो ऑक्साइम बनेंगे, एक सिन और एक एंटी। आया समझ में? क्लियर बात ये? तो इसका मतलब देखो, अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सुनिए। ध्यान देना, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन पर जो दोनों यूनिट होती है वो दोनों यूनिट सेम होती है, दोनों यूनिट्स हाइड्रोजन होती है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन पर दोनों यूनिट सेम है हाइड्रोजन, तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइम में भी दोनों यूनिट सेम होगी कार्बन पर, और अगर दोनों यूनिट सेम होगी तो नो जीआई। तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दें तो ध्यान देना, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड रेस्ट ऑल एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू गिव टू ऑक्साइम्स। समझा रहा? which two oximes? One will be syn and other will be anti. Next point. Yes, next आप ध्यान देना, symmetrical ketones react with hydroxylamine to form only one oxime. ऐसा क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि symmetrical ketone में कार्बन पर दोनों ग्रुप जो प्रेजेंट होंगे R ग्रुप वो सेम होंगे। अगर सेम होंगे तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइम में नो जीआई, और अगर नो जीआई तो उस केस में विल गेट ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्साइम। आया समझ में? और क्या मैं कह सकता हूं, अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन के करस्पॉन्डिंग ऑक्साइम में जीआई पॉसिबल होगी, क्योंकि अनसिमेट्रिकल कीटोन में R और R' दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइम में भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे, और अगर रिस्पेक्टिव ऑक्साइम में दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइम विल शो GI, so there will be formation of two types of oximes, one will be syn and other will be anti.
oxides of unsymmetrical ketone. Unsymmetrical ketone is also called mixed ketone. Show geometrical isolation. और अगर GI पॉसिबल है तो आप कह सकते हैं unsymmetrical ketone will react with oxime to form react with hydroxylamine to form two types of oximes. One will be syn and other will be anti. आया समझ में? तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि कौन से कार्बोनिल कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग एक ही तरह का ऑक्साइड बनेगा और कौन से कार्बोनिल कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग दो तरह के ऑक्साइड बनेंगे। आगे बात समझ में? तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं देखो जिन कार्बोनिल कंपाउंड में, अब मैं इसका एकदम शॉर्ट एकदम सटीक तरीका बता रहा हूं आपको, क्या मैं कह सकता हूं जिन कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन पर दोनों यूनिट डिफरेंट है उनसे हमें दो तरह के ऑक्साइड मिलेंगे और जिन कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन पर दोनों यूनिट सेम है उनसे हमें एक ही तरह का ऑक्साइड मिलेगा। आया समझ में? चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा। द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स। हमें उन कार्बोनिल कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिनके हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में रिएक्शन से हमें दो ऑक्साइड्स मिले। और ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होंगे? वो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे जिनके कार्बन पर प्रेजेंट दो यूनिट्स डिफरेंट हो। आप ध्यान देना। फर्स्ट आपको दिया फॉर्मेल्डिहाइड, बोलो नो। इससे हमें दो तरह के ऑक्साइड्स नहीं एक ही तरह का ऑक्साइड मिलेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन पर आप कह सकते हैं दोनों यूनिट सेम है और अगर दोनों यूनिट सेम है तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में भी दोनों यूनिट सेम होगी और अगर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में दोनों यूनिट सेम है तो उस केस में हम कह सकते हैं देयर विल बी नो GI एंड इफ देयर इज नो GI देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ ऑक्साइड। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट आपको दिया है बेंजाल्डिहाइड। देखो बेंजाल्डिहाइड की अगर बात की जाए तो ये कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड है और अगर ये कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड है तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो यहां पर यूनिट्स डिफरेंट है तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड विल शो GI और अगर GI पॉसिबल है तो दो ऑक्साइड्स मिलेंगे, एक सिन और एक एंटी। इनफैक्ट आप कह सकते हैं एल्डिहाइड में तो एक में ही प्रॉब्लम है फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड ही तो एक ऐसा केस होगा ना जिसमें कार्बन की दोनों यूनिट सेम है, बाकी में तो डिफरेंट ही होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको दो ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। एसीटोन, दिस इज एसीटोन। बोलो क्या इसके करस्पॉन्डिंग दो ऑक्साइड्स मिलेंगे? आंसर है नो, क्योंकि यहां पर दोनों यूनिट सेम हो गई। एसीटोफिनॉल, इसका स्ट्रक्चर हम नोमेनक्लेचर में डिस्कस कर चुके हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज एसीटोफिनॉल। मैंने आपसे कहा था एसीटोन से ही याद रखना, एसीटोन में दोनों यूनिट्स मिथाइल ग्रुप होते हैं और एसीटोफिनॉल में एक मिथाइल ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा? फिनाइल ग्रुप। अब यहां आप कह सकते हैं यूनिट्स डिफरेंट है तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड विल शो GI, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू ऑक्साइड्स, वन विल बी सिन एंड अदर विल बी एंटी। बेंजोफिनॉल, इसका स्ट्रक्चर भी आप एसीटोन से याद रखें। बेंजोफिनॉल में दोनों मिथाइल ग्रुप की जगह होंगे फिनाइल ग्रुप और दोनों मिथाइल ग्रुप की अगर जगह फिनाइल ग्रुप है तो इस केस में आप फिर से कह सकते हैं यूनिट सेम तो नो GI इन रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। इस केस में हमें एक ही तरह का ऑक्साइड मिलेगा, टू ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन यहां पर नहीं हो पाएगा। सिक्स्थ आपको दिया क्लोरल। आप ध्यान देना
इज एन एल्डिहाइड, CCl3CHO इज नॉन एज क्लोरल, और इसमें भी आप कह सकते हैं यूनिट्स डिफरेंट है, तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में GA पॉसिबल है, so respective oxime will show GA, so there will be formation of two oximes, one will be syn and other will be anti. तो यहाँ से भी आपको दो तरह के oximes मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऑल इंडिया PMT में पूछा जा चुका है। और एक क्वेश्चन सिंपल हो सकता है, आपको एक एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम गिवन हो सकता है और उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना होगा सिन या एंटी कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन, और इसी के साथ में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, EZ कॉन्फ़िगरेशन एंड सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन, तीनों ही सिस्टम आज हमने कंप्लीट कर लिए।